हेलो नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज़ गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं इस क्लास में और अपने यूट्यूब चैनल स्टडी इंडिया पर अपने सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और ये जून में एग्जामिनेशंस होंगे। तो बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए मैंने अपने चैनल पर एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो जो सीरीज प्रारंभ की है, उसके अंतर्गत आज मैं ये दूसरी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली क्लास एग्ज़ाम स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स के नाम से मिली होगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसे सुन लिया होगा या अभी आगे सुनेंगे। ये दूसरी क्लास है आज जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ एग्ज़ाम स्पेशल वीडियो सीरीज के अंतर्गत। आप जानते हैं कि आपका जो फर्स्ट पेपर है, काव्य वाला पेपर है, वो ऑब्जेक्टिव है, और सेकंड पेपर जिसमें राग दरबारी, चित्रलेखा और वो सारी कहानियाँ हैं, वो है आपका सब्जेक्टिव। तो आज मेरी जो पहली क्लास होगी वो फर्स्ट पेपर के लिए होगी, यानी ऑब्जेक्टिव पेपर के लिए होगी। ऑब्जेक्टिव पेपर में मैं आपको वन लाइनर क्वेश्चंस लिखाऊंगा, या लिखने से अच्छा है कि आप उसे 2-4 बार 5 बार सुन लें, और अगर आप लिख सकें तो बेहतर होगा। उसे सुनने से चीज़ जल्दी याद होती हैं। तो मैं वो वन लाइनर आपको लिखाता चलूँगा या पढ़ाता चलूँगा। यहाँ से जहाँ कहीं उसमें आवश्यकता होगी वहाँ मैं उसको व्याख्यात करता हुआ चलूँगा। तो बस इस प्रकार से हम फर्स्ट पेपर की आज ये वीडियो रिकॉर्ड करने चल रहे हैं, और आप इसे ध्यान से पढ़िए, सुनिए और लिखिए। हम जिस आज पहले कवि को ले रहे हैं आपके फर्स्ट पेपर में, वो हैं मैथिली शरण गुप्त जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी के ऊपर मैं आज आपको कुछ मैटर दे रहा हूँ। और ये मैथिली शरण गुप्त और ये कविता वाला, मतलब प्रत्येक कवि के ऊपर 3 या 4 वीडियो बन सकती है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि एक वीडियो में ये सब समेटना संभव नहीं होगा। ठीक है, चलिए। तो हम सबसे पहले ले रहे हैं किसको? मैथिली शरण गुप्त को। तो मैथिली शरण गुप्त को हम ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर लें गुप्त जी के। 3 अगस्त 1886 जन्म होता है आपका, और 11 दिसंबर 1964 में आपका स्वर्गवास हो जाता है। जन्म 3 अगस्त 1886 और स्वर्गवास आपका हुआ, मृत्यु हुई आपकी 11 दिसंबर 1964 को। जन्म स्थान की बात करें तो झांसी में एक जगह है चिरगांव। झांसी आप जानते हैं, झांसी में एक जगह है चिरगांव, वहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म हुआ। माता पिता की बात करें तो माता का नाम था आपके काशीबाई और पिता का नाम था रामचरण गुप्त। काशीबाई और रामचरण गुप्त। और अगर हम गुरु की बात करें तो आपके गुरु रायबरेली जनपद के सबसे बड़े साहित्यकार महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे। तो जन्म मृत्यु हो गया, जन्म स्थान, माता पिता और गुरु। अगर हम इनके राजनैतिक जीवन की चर्चा करें तो राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे। कहाँ के? राज्यसभा के ये सदस्य भी रहे। अब हम आते हैं गुप्त जी की रचनाओं पर। सबसे पहले हम गुप्त जी की रचनाओं में बात करेंगे काव्य की। हम एक एक करके नाम लेते चले जाएंगे, और आप चाहें तो उन्हें लिख लें, और ना चाहें तो लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप इसे लगातार सुनते रहें तो भी आपका काम हो जाएगा। रचनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली इनकी जो पुस्तक थी वो है रंग में भंग। दूसरी है जयद्रथ वध। तीसरी है भारत भारती। चौथी है तिलोत्तमा। पांचवी है चंद्रहास। छठवीं है किसान। सातवीं है वैतालिक। आठवीं है पत्रावली। नौवीं शकुंतला। 10वीं लीला। लीला जो है ये सरस्वती पत्रिका में 1919 में प्रकाशित हुई थी, और फिर बाद में पुस्तक के रूप में ये 1960 में प्रकाशित हुई। ये ध्यान रखेंगे आप। लीला सरस्वती पत्रिका जो निकलती थी उसमें 1919 में प्रकाशित हुई थी, लेकिन इसे पुस्तकाकार 1960 में प्रकाशित किया गया था। 11वें नंबर पर आती है पंचवटी। 12वें नंबर पर है आर्य। 13वें नंबर पर है स्वदेश संगीत। 14वें नंबर पर है हिंदू। 15वें नंबर पर है त्रिपथगा।
त्रिपथगा। 16वां है वक संघार, शक्ति है। 17वां है बिकट भट्ट। 18वां है गुरुकुल। 19वीं है झंकार और 20वीं है साकेत। साकेत आप जानते हैं गुप्त जी का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब हम बात करेंगे साकेत से आगे 21वीं रचना पर आपका नाम है यशोधरा। 22वीं रचना है आपकी उच्छ्वास। 23वीं रचना है आपकी सिद्धराज। 24वीं रचना है आपकी मंगल घट। 25वीं है नहुष। गुप्त जी ने बहुत प्रभुत मात्रा में साहित्य लिखा और बड़े आदरणीय और वंदनीय कवि रहे, तो इसलिए रचनाएं तो इनकी बहुत सी आपको मिलेंगी और सब आपको एक बार तो कम से कम आपके कान में पढ़ना ही चाहिए, न जाने किस रचना के बारे में कंपटीटर और कंपटीशन हमसे पूछ ले। तो 24वीं है मंगल घट, 25वीं है नहुष, 26वीं है कुणाल गीत, 27वीं है अर्जन और विसर्जन, 28वीं है विश्व वेदना, 29वीं है काबा और करबला, 30वीं है अजित, 31वीं है प्रदक्षिणा, 32वीं है पृथ्वी पुत्र, 33वीं है हिडिंबा। आपने नाम सुना होगा, महाभारत में एक पात्र थी हिडिंबा। 33वीं हिडिंबा। 34वीं है अंजलि और अर्ध्य। 35वीं है जय भारत, ये बहुत श्रेष्ठ रचना है जय भारत। 36वीं है भूमि भाग। 37वीं है राजा प्रजा। 38वीं है विष्णु प्रिया। 39वीं है रत्नावली। 40वीं है स्वस्ति और संकेत। 41वीं है कविता कलाप। 1909 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसे संपादित किया था और ये इसमें 27 कविताएं थीं। गुप्त जी ने 27 कविताएं लिखी थी, जिसे 1909 में इनके गुरु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने संपादित किया था और उसका नाम रखा गया था कविता कलाप। ये इनकी रचना है 41वीं। तो ये इस तरह से इन्होंने 41 काव्य रचनाएं की हैं। अभी मैंने गद्य की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सारी की सारी रचनाएं काव्य रचनाएं हैं, यानी काव्य संग्रह हैं। ठीक। अब अगर हम गद्य रचनाओं की बात करें तो गद्य रचनाओं में संस्मरणात्मक गद्य गुप्त जी ने लिखे। इसमें 1973 में पहला लिखा मुंशी अजमेरी। मुंशी अजमेरी क्या था असल में, जो ये कवि मैथिलीशरण गुप्त जी हैं, इनके बचपन के बड़े अच्छे दोस्त थे मुंशी अजमेरी। तो मुंशी अजमेरी जी से संबंधित संस्मरण इन्होंने इसमें लिखे हैं। फिर एक दूसरी बुक लिखी इन्होंने श्रद्धांजलि संस्मरण, और इसमें 6 संस्मरण लिखे हैं। संस्मरणात्मक गद्य में आपकी 2 किताबें हैं, एक मुंशी अजमेरी, जो मुंशी अजमेरी इनके फ्रेंड थे, बचपन के दोस्त थे, उन पर है, और श्रद्धांजलि संस्मरण है। इसमें 6 संस्मरण लिखे गए। इसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत ट्रांसलेशंस भी किए, अनूदित रचनाएं की। कहाँ से की? संस्कृत से की, बांग्ला से की, और उर्दू और अरबी फारसी से भी कुछ रचनाएं इन्होंने करी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं संस्कृत से इन्होंने जो रचनाएं की वे किस प्रकार से हैं। तो संस्कृत जो रचनाएं इन्होंने की उसमें पहली है स्वप्न वासव दत्ता। भास्कृत एक नाटक है ये स्वप्न वासव दत्ता, इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया। दूसरी है गीतामृत, श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय का गीतामृत के नाम से इन्होंने ट्रांसलेशन किया। तीसरी है दूत घटोत्कच, ये भी भास की एक एकांकी है, एकांकी नाटक है, इसका इन्होंने ट्रांसलेशन किया। अभिमारक ये भी भास का एक नाटक है, इसका ट्रांसलेशन किया। प्रतिमा भास का भी नाटक है, इसका ट्रांसलेशन किया इन्होंने। अभिषेक ये भी भास का ही नाटक है, भास नाटककार संस्कृत के हैं, उनके सारे नाटक हैं। उर्भंग ये भी भास का है। दूतवाक्यम ये भी भास का है। चारुदत्त प्रतिज्ञा, योगंधरायण, ये ट्रांसलेशन तो की, लेकिन इन्होंने इसे प्रकाशित नहीं करवाया। फिर विरहिणी ब्रजांगना, माइकल मधुसूदन हैं, ये बांग्ला के एक बहुत बड़े कवि हैं, उनका एक वियोग गीत है, तो उसे
गुप्त जी ने विरहिणी ब्रजांगना के नाम से 1914 में इसे ट्रांसलेट किया। दूसरा बंगला से उन्होंने जो किया वो है पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध उन्होंने कहाँ से किया? नवीन चंद्र सेन एक बंगला के कवि हैं, उनका ये प्रबंध काव्य है, वहाँ से उन्होंने इसका अनुवाद किया और नाम क्या था इसका? पलासी का युद्ध। तीसरी बंगला जो उन्होंने ली वो भी माइकल मधुसूदन की ली, वीरांगना नाम है उसका। चौथी इनकी मेघनाद वध, ये हम लोगों ने एमए में पढ़ी थी, क्योंकि एमए में एक लखनऊ विश्वविद्यालय से मैंने जब एमए किया हिंदी से, तो एमए सेकेंड ईयर में एक विशेष भाषा आपको पढ़नी पड़ती थी हिंदी के अतिरिक्त, तो मैंने उसमें बांग्ला भाषा को चूज किया था। तो हम लोगों ने वहाँ मेघनाद वध पढ़ा था। ये माइकल मधुसूदन दत्त का है और वहाँ से इन्होंने इसका अनुवाद किया। ठीक, उसके बाद फिर एक पांचवी रचना है वृत्त संहार। वृत्त संहार को इन्होंने ट्रांसलेट किया कहाँ से? हेमचंद्र बंदोपाध्याय के महाकाव्य का ये अनुवाद है। तो इस प्रकार से इन्होंने बंगला से इस प्रकार के तमाम ट्रांसलेशंस किए। तो चलिए अब हम जरा बात कर लेते हैं, हमारी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि फला कवि की फला रचना किस विषय पर आधारित है, किस विषय का इसमें वर्णन किया गया है। तो जरा वो हम देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी ने जो रचनाएं की हैं उनके जो वर्ण विषय हैं वो क्या क्या हैं, मतलब उन्होंने अपनी उन रचनाओं में किस विषय को उठाया है और किस विषय पर बात करी है। ठीक, तो सबसे पहले हम लेते हैं रंग में भंग। 1909 ईस्वी में इसको लिखा। इसका वर्ण विषय क्या है? ये एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं के शौर्य और बहादुरी का वर्णन है। रंग में भंग ऐतिहासिक काव्य है, इसमें बूंदी और चित्तौड़ के राजपूत राजाओं की बहादुरी और उनके शौर्य का वर्णन है। दूसरी रचना है जयद्रथ वध। जयद्रथ को कौन नहीं जानता, आप सब जानते होंगे, महाभारत के एक प्रसिद्ध पात्र हैं ये। तो जयद्रथ वध आप जानते हैं कि ये अभिमन्यु जो पुत्र थे अर्जुन के, वो और जयद्रथ इन दोनों का जो युद्ध हुआ था तो उसमें अभिमन्यु के साथ कुछ गलत हो गया था। तो उन सब चीज़ों को लेकर के अभिमन्यु की जो माता थी उत्तरा, उन्होंने बड़ा विलाप किया तो अर्जुन को बड़ा दुख हुआ। तो अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा कर ली थी कि जयद्रथ का वध मैं सूर्यास्त होने के पहले पहले कर दूंगा। तो इस कथानक को लेकर के, महाभारत के इस कथानक को लेकर के मैथिली शरण गुप्त जी ने जयद्रथ वध नामक रचना की। अगली रचना हम लें अगर तो यह है शकुंतला। शकुंतला आप जानते हैं कि कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का ये अनुवाद है और इसमें शकुंतला और दुष्यंत की बड़ी प्रसिद्ध ऐतिहासिक और पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हुआ है। अगली रचना की हम बात करते हैं वो है किसान। किसान रचना में गुप्त जी ने भारतीय किसान की उस करुण एवं दारुण गाथा का वर्णन किया है और ये 8 सर्गों में विभक्त है। जिस प्रकार से आपने नाम सुना होगा मुंशी प्रेमचंद के गोदान का, उसी प्रकार से कुछ मैथिली शरण गुप्त जी ने किसान नामक ये रचना लिखी जो काव्य है। ये सारी रचनाएं काव्य हैं, कविताओं में है। फिर हम देखते हैं अगली रचना है इनकी पंचवटी। पंचवटी आप जानते हैं जब भगवान राम वनवास पर गए थे तो पंचवटी नाम का एक स्थान था वहाँ पर, जहाँ पर आप जानते हैं कि लक्ष्मण और शूर्पणखा इन दोनों का संवाद होता है। तो इन दोनों के संवाद और इससे आगे जो तमाम स्थितियाँ आती हैं उनको लेकर के ये रचना की गई है। पंचवटी का प्राकृतिक सौंदर्य इत्यादि बातें इसमें लिखी गई हैं। पंचवटी की एक पंक्ति जो हम लोग बड़ा उदाहरण देते हैं अनुप्रास अलंकार में, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो तरु भी झीम रहे हैं मंद पवन के झोंकों से। तो ये जो मैंने सुनाई आपको ये 4 पंक्तियाँ, ये मैथिली शरण गुप्त की पंचवटी से ही है। अगली रचना है इनकी सैरंध्री। सैरंध्री असल में क्या था कि महाभारत का जो आख्यान है, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जब पांडवों को अज्ञातवास हो गया था तो अज्ञातवास में ये था कि कोई किसी को पहचान लेगा तो ये सारा जो हमने संधि की है ये टूट जाएगी और फिर से आपको वनवास जाना पड़ेगा। तो उस अज्ञातवास में जितने भी पांडव थे और द्रौपदी थी और कुंती थी, इन सब ने अपने अलग अलग नाम रख लिए थे और अपनी वेशभूषा काफ़ी
बदल ली थी। तो सैरंध्री जो नाम है ये द्रौपदी का है। द्रौपदी ने भी अपनी वेशभूषा बदल ली थी। तो एक महाराज थे कीचक, उनका नाम था कीचक। तो कीचक और द्रौपदी का जो बदला हुआ नाम है सैरंध्री, इनके बीच कुछ लफड़ा हो गया था। तो उस लफड़े को यानी उस झगड़े को सैरंध्री में बयान किया गया है। फिर अगला है वक संहार। बक संहार ये भी महाभारत का ही आख्यान है और आप जानते हैं कि इसमें एक बकासुर नाम का एक राक्षस था जिसको भीम ने मारा था। तो ये उसी से मिलती जुलती रचना है और मिलती जुलती क्या, उसी वक संहार पर आधारित है जिसको भीमसेन ने मारा था। हाँ, अगली रचना की हम बात करते हैं तो यह वन वैभव। वन वैभव में ये भी महाभारत कथा पर आधारित है। इसमें गंधर्व चित्रसेन द्वारा दुर्योधन की पराजय तथा अर्जुन की विजय का वर्णन है। किसके द्वारा? गंधर्व चित्रसेन के द्वारा दुर्योधन की पराजय होती है और अर्जुन की विजय होती है, इसका वर्णन किया गया है। अगली रचना को हम लेते हैं, ये शक्ति। शक्ति जो है ये पौराणिक आख्यान पर आधारित रचना है। दुर्गा सप्तशती में जो दुर्गा और काली और चंडी इनके सबके संग्राम का वर्णन है, जिन्होंने बड़े बड़े राक्षसों और दुष्टों का संहार किया, तो उस विषय वस्तु पर आधारित है शक्ति, शक्ति नामक काव्य। चलिए अगली रचना की बात करते हैं। अगली रचना है इनकी यशोधरा। यशोधरा आप जानते हैं चिरपरिचित नाम है। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और महात्मा बुद्ध को वैराग्य हो गया और उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके वैराग्य धारण कर लिया और जंगलों में चले गए ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और बाद में वो कितने बड़े आदमी बने आप ये सब जानते हैं। तो अपने पति द्वारा छोड़ी गई जो यशोधरा थी उसके दुख का वर्णन बहुत मार्मिक अंदाज में गुप्त जी ने इस रचना में किया है। अब आते हैं हम द्वापर। आप जानते हैं कि 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो श्रीमद् भागवत पर आधारित ये खंड काव्य है जिसमें ये बताया गया है कि पापी जो है वो जो इस दुनिया में दुख भोगता है वो सब अपने पाप के कारण भोगता है। ये है द्वापर। फिर है अगली सिद्धराज। ये एक ऐतिहासिक खंड काव्य है। इसमें सिद्धराज राजा जय सिंह की गाथा का वर्णन किया गया है। फिर है नहुष। आप जानते हैं नहुष को, ये पौराणिक आख्यान है नहुष का और उस पौराणिक आख्यान नहुष पर ये आधारित है। फिर है कुणाल गीत। ये है लोक प्रचलित कथा पर आधारित है कुणाल गीत। फिर है करबला। करबला आप जानते हैं ये मुस्लिम इतिहास और संस्कृति से संबंधित रचना है। इसमें एक बड़ा नाम है इस्लाम में इमाम हुसैन। तो इमाम हुसैन साहब की गाथा इसमें बताई गई है। फिर है ये एक अजित। इसमें एक राजनैतिक बंदी है उस पर ये आधारित है, राजनैतिक बंदी है एक, उस पर आधारित है। फिर है हिडिंबा। हिडिंबा आप जानते हैं महाभारत की एक पात्र है, राक्षसी थी हिडिंबा और भीम और हिडिंबा का संवाद होता है तो उस पर आधारित है ये। विष्णुप्रिया। महाप्रभु चैतन्य ने अपनी पत्नी विष्णुप्रिया को त्याग दिया था तो उस पर आधारित है ये। रत्नावली आप जानते हैं तुलसी की पत्नी का नाम था रत्नावली, उस चरित्र पर आधारित है ये रत्नावली। उर्मिला इनकी रचना है एक, हालांकि प्रकाशित नहीं हुई। उर्मिला में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के विरह वर्णन को लिया गया है। तो इस प्रकार से ये हमने आपको रचनाएं बताई कि इनमें क्या क्या विषय रहे। तो हम कुछ और बड़ी रचनाओं की बात करेंगे गुप्त जी की, जो भी हमारे सामने नहीं आई हैं। सबसे बड़ी रचना है जिसे सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त हुई गुप्त जी को, वो है साकेत। 1931 में साकेत लिखा गुप्त जी ने और आप जानते हैं ये बहुत बड़ी रचना है। बहुत प्रसिद्धि मिली गुप्त जी को साकेत से। साकेत में क्या है, साकेत में 12 सर्ग हैं और इसमें राम की जो कहानी है, श्री रामचंद्र जी की जो कहानी है, उसमें एक पात्र है उर्मिला और ये लक्ष्मण की पत्नी है। तो लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला जो है रामचरितमानस में उस तरह से नहीं आई जिस तरह से अन्य पात्र आए, राम आए, लक्ष्मण आए, भरत आए, शत्रुघ्न आई, सीता आई। तो उस तरह से लक्ष्मण जो इनके संगी साथी रहे, वनवास में रहे, युद्ध में रहे, हमेशा राइट हैंड की तरह काम करते रहे, भक्त रहे, भाई रहे, सब कुछ की भूमिका निभाई। तो उनकी पत्नी का जो विरह है वो बहुत लंबा विरह था
तो वो एक तरह से उपेक्षित थी कविताओं में, कहानियों में, नाटकों में। तो उस उपेक्षित पात्र को इन्होंने क्या किया, अपने साकेत में उसे लिया और उसे एक प्रमुखता प्रदान की कि उर्मिला किस तरह से विरह में संतप्त थी। और उर्मिला का विरह वर्णन आप जानते हैं कि साकेत का जो नवम सर्ग है वो बहुत ही प्रसिद्ध है। इसी नवम सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है। और ये नवम सर्ग आपका यूजीसी नेट, आईएएस, पीसीएस जितनी भी बड़ी परीक्षाएं हैं उन सब के सिलेबस में ये सम्मिलित किया गया है। तो यह है साकेत, 1931 में लिखा गया। इनकी जो दूसरी बड़ी रचना है वो है जय भारत। 450 पृष्ठों में एक विशाल प्रबंध काव्य है। इसके 47 खंड हैं और इसमें नहुष का आख्यान है, पांडवों का स्वर्गारोहण है और इस प्रकार की कुछ 4-5 घटनाओं को मिला करके जय भारत की रचना की गई है। अब अगर इनके एक और बड़ी रचना की हम बात करें तो है भारत भारती। भारत भारती राष्ट्रीय चेतना का उद्बोधनात्मक काव्य है। इसमें भारत का भूत, वर्तमान और भविष्य इन तीनों पर बात की गई है। और ये रचना इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसी रचना के आधार पर गुप्त जी राष्ट्र कवि के रूप में प्रसिद्ध हुई है। इनकी अगली रचना है एक हिंदू। इसमें इन्होंने जैन, बौद्ध, सिख जितने भी ये हिंदू धर्म के लोग हैं इन सब को एक प्रेरित किया, एक प्रेरणा दी, एक उपदेश दिया, एक संदेश दिया कि तुम अगर सोए हो तो उठो, जागो और अपने देश और राष्ट्र के लिए कुछ करो। तो इस प्रकार से ये कुछ बड़ी रचनाएं थी जिनका हमने यहाँ पर जिक्र किया। अब हम चलते हैं एक अगले टॉपिक की ओर। अभी तक जो मैंने बात की, इनकी रचनाओं पर बात की, अब गुप्त जी के संबंध में कुछ अन्य तथ्यों पर बात करते हैं। गुप्त जी के ऊपर जो धार्मिक संस्कारों का प्रभाव पड़ा था वो आपकी माता जो काशीबाई जी थी उनका बड़ा ज़बरदस्त प्रभाव था। और उसी के प्रभाव के कारण से गुप्त जी की जो धार्मिक भावना विकसित हुई। गुप्त जी के कुल देवता सीता और राम थे, इसीलिए गुप्त जी का जो नामकरण है वो मैथिली शरण किया गया। मैथिली यानी सीता। मैथिली किसका नाम है? सीता का नाम है। तो सीता की शरण में रहना, मैथिली शरण गुप्त। क्यों रखा गया ऐसा नाम? क्योंकि जो गुप्त जी के कुल देवता थे वे सीता और राम थे। अगर हम बात करें कि मैथिली शरण गुप्त को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हुई, कहाँ से मोटिवेट हुए, ये प्रवृत्ति उनके अंदर कहाँ से आई, तो आप जानते हैं कि ये उनको विरासत में मिली थी और अपने पिता से मिली थी। मैथिली शरण गुप्त जी के जो पिताजी थे वे एक अच्छे कवि थे और उन्होंने कई रचनाएं प्रकाशित करवाई थीं और लिखी थीं। मैथिली शरण गुप्त जी की जो आरंभिक रचनाएं हैं जिन पर अपने पिताजी का बहुत ज़्यादा प्रभाव था, वे जिस पत्र में प्रकाशित होती थीं उसका नाम अक्सर पूछा जाता है। उस पत्र का नाम था वैश्योपकारक। वैश्योपकारक नामक पत्रिका में या पत्र में गुप्त जी की प्रारंभिक रचनाएं छपती थी। अगर हम गुप्त जी की ब्रजभाषा में लिखी पहली कविता की बात करें तो ये 1903 ईस्वी में वैश्योपकारक, जिस पत्रिका का आपने अभी नाम लिया, वैश्योपकारक एक मासिक पत्रिका थी। इसके संपादक थे शिवचंद्र भरतिया। तो शिवचंद्र भरतिया के संपादक में मासिक पत्रिका निकलने वाली जो थी इसका नाम था वैश्योपकारक। इसी में गुप्त जी की ब्रजभाषा में लिखी पहली कविता 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अगर हम ये ब्रजभाषा में थी, ब्रजभाषा के अतिरिक्त अगर किसी दूसरी कविता की बात करें तो गुप्त जी की जो पहली कविता थी वो थी हेमंत। ये ब्रजभाषा में नहीं थी, ये खड़ी बोली में थी और ये 1905 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। कहाँ? सरस्वती में प्रकाशित हुई थी और 1905 ईस्वी में। गुप्त जी का प्रथम काव्य संग्रह जो था उसका नाम क्या है? रंग में भंग, और ये 1909 में प्रकाशित हुआ। आप जानते हैं कि गुप्त जी को ब्रजभाषा छोड़ करके खड़ी बोली की शरण में जाना पड़ा और ब्रजभाषा छोड़ करके खड़ी बोली की शरण में जाने की जो प्रेरणा थी वो वही रायबरेली जनपद के उस बड़े साहित्यकार की वजह से, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी की वजह से थी। द्विवेदी
द्विवेदी जी को आप अपना गुरु मानते थे और आप जानते हैं कि खड़ी बोली के निर्माण में जो महत्वपूर्ण कार्य द्विवेदी जी ने किया वो अप्रतिम है। उनका योगदान अति विशिष्ट और अप्रतिम है, अनुपमेय है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने मैथिली शरण गुप्त जी को प्रेरित किया कि आप ब्रज भाषा में कविताएं मत लिखिए, आप खड़ी बोली में कविताएं लिखिए। और सच मानिए कि एक तरफ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी भाषा को संस्कारित करने में जुटे हुए थे, तो दूसरी तरफ मैथिली शरण गुप्त जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से खड़ी बोली को जो ऊंचाई प्रदान की वह निस्संदेह अप्रतिम है और अनुपमेय है। जिस प्रकार से महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषाई स्तर पर उसको मांझने का काम कर रहे थे, वहीं दूसरे हैंड पर, दूसरे पक्ष पर उनके शिष्य मैथिली शरण गुप्त जी अपनी कविताओं में और अपनी रचनाओं में खड़ी बोली का बेधड़क प्रयोग कर रहे थे और जन जन तक, आम जनता तक पहुंचाने का कार्य कर रहे थे। तो खड़ी बोली के विकास में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त का योगदान अत्यंत विशिष्ट है और सदैव रहेगा। तो गुप्त जी ब्रज भाषा को छोड़ करके जो खड़ी बोली में लिखने लगे, इसके पीछे जो प्रेरणा थी वो किसकी थी? वो एकमात्र प्रेरणा थी सिर्फ और सिर्फ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। ठीक। और अब मैंने भी बताया आपको कि इनके एक दोस्त थे, बचपन के दोस्त थे, उनका नाम था मुंशी अजमेरी। तो मुंशी अजमेरी जी से भी इनको कविताएं लिखने के लिए बड़ा मोटिवेट हुए और उनसे भी इनको बड़ी सहायता मिली कविताएं लिखने के क्षेत्र में। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के आग्रह पर गुप्त जी ने एक कविता लिखी, उसका नाम था व्यास स्तवन। स्तवन मतलब किसी की वंदना करना, व्यास स्तवन। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे महावीर प्रसाद द्विवेदी की कृपा बढ़ती गई और मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली में लगातार लिखते हुए चले गए। अब इस क्रम में जो सबसे बड़ी रचना आई उनकी, जिसके कारण से वे प्रसिद्धि के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए, वो रचना थी इनकी भारत भारती। और ये 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई। और 1912 ईस्वी में प्रकाशित होते ही भारत भारती ने एकदम से तहलका मचा दिया। और इतना तहलका मचा, इतनी प्रसिद्धि हुई, इतना प्रचार प्रसार हुआ उस रचना का कि राष्ट्र कवि के रूप में मैथिली शरण गुप्त जी को मान्यता प्रदान कर दी गई। और राष्ट्र कवि का गौरव किसने दिलवाया? इनकी रचना 1912 में हुई, जो भारत भारती। ठीक। तो भारत भारती से इनको क्या मिला? राष्ट्रीय गौरव का सम्मान मिला। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में। देखिए, ये मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी और हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी कहा जाता है और हरगीतिका छंद का बादशाह कहा जाता है। और इनकी लोकप्रियता इनके दो ग्रंथों ने कराई, एक तो भारत भारती और दूसरी साकेत। और इन दोनों में अगर किसी एक को रखा जाए तो मेरी निगाह से वो है साकेत। साकेत के बारे में अगर हम बात करें तो चले जरा जान लेते हैं थोड़ा इतिहास कि गुप्त जी को साकेत लिखने का जो मोटिवेशन मिला वो मिला कहाँ से, किस प्रकार की प्रेरणा से गुप्त जी ने साकेत लिखा इतना बड़ा महाकाव्य। तो इसकी प्रेरणा में इनके गुरु स्वयं थे, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। असल में हुआ क्या कि 1908 ईस्वी में सरस्वती जो पत्रिका थी उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी ने एक लेख लिखा। उस लेख का नाम था कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। क्या नाम था? कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। अब जब ये और ये लेख महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने अपने नाम से नहीं लिखा था, ये छद्म नाम से लिखते थे। और वो छद्म नाम क्या था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ये बहुत पूछा जाता है परीक्षाओं में कि उर्मिला विषयक उदासीनता जो सरस्वती में प्रकाशित हुआ लेख था महावीर प्रसाद द्विवेदी का, वो किस नाम से था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ही लिखा था, लेकिन छद्म नाम से लिखते थे। और वो छद्म नाम क्या था? भुजंग भूषण भट्टाचार्य। ठीक। तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य का लिखा हुआ कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, इसको जब मैथिली शरण गुप्त जी ने पढ़ा
तो उन्हें लगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी यानी हमारे गुरु जी बात तो सही कर रहे हैं। किसी भी कवि ने उर्मिला जैसे एक श्रेष्ठ पात्र को, जो इतने वर्षों तक जब वनवास में रहे लक्ष्मण, सीता और राम, तो वे साथ जाने के लिए तत्पर थीं, लेकिन कुछ कारण ऐसे बने कि वे साथ नहीं जा पाईं और उनको राजमहल में ही रहना पड़ा और उनके पति लक्ष्मण जी जंगल चले गए। और आप जानते हैं वहाँ क्या क्या लफड़े और झगड़े हुए, मौत तक हो गई थी। और कहते हैं भी संजीवनी लाई गई हनुमान जी के द्वारा, वैद्य जी को सुखेन वैद्य जी आए और मेघनाथ की जो शक्ति लग गई थी उससे उनको प्राण की फिर से पुनः वापसी कराई गई और उनको जिंदा किया गया। तो ये सब झेल कौन रहा था? ये सब झेल रही थी बेचारी उनकी पत्नी उर्मिला। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने वास्तव में सच में उर्मिला विषयक उदासीनता को जो निकाला, उससे इस लेख से बड़े प्रभावित हुए गुप्त जी। और फिर गुप्त जी ने सोचा कि नहीं, मेरे गुरु जी की जो ये चिंता है, इस चिंता को मैं दूर करूंगा। और सच में उन्होंने दूर किया, और ऐसा दूर किया कि पूरे देश और दुनिया में ये प्रसिद्ध हुई रचना। और इस रचना का क्या नाम हुआ? साकेत। ठीक, तो ये इसके मूल में थी। अब साकेत के कुछ और हम बात करें तो रामचरितमानस के बाद आप जान लीजिए ये दूसरा सबसे बड़ा महाकाव्य है। असल में हुआ क्या कि तुलसीदास जी ने राम की कथा को इतनी ऊंचाई पर पहुंचा दिया, इतनी ऊंचाई पर कि उसके आगे जाने की किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। कोई कभी हिम्मत ही नहीं कर सका कि वो रामचरितमानस के ऊपर चला जाए, उसके ऊपर पहुंच जाए। कोई रचना ऐसी कर दे कि वो रामचरितमानस के ऊपर उसका वैभव पहुंच जाए, तो ऐसा कभी हो नहीं पाया। क्योंकि आप जानते हैं तुलसीदास बहुत बड़े कवि हैं और उनकी कविताई की जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। तो लेकिन दूसरे नंबर पर, हम उसके आगे तो कोई जा नहीं सका, लेकिन दूसरे नंबर की हम बात करते हैं तो वो रचना किसकी है? वो रचना इन्हीं की है, मैथिलीशरण गुप्त जी की है। और रचना का नाम है क्या? साकेत। साकेत पर ही 1938 ईस्वी में मैथिलीशरण गुप्त जी को मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार से पुरस्कृत भी किया गया। किससे? मंगला प्रसाद पारितोषिक एक पुरस्कार है, उससे 1938 में से पुरस्कृत किया गया। डॉक्टर नगेंद्र का नाम सुना होगा आपने, हिंदी साहित्य का इतिहास। अगर आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी की तैयारी करते हैं, तो बिना इस किताब को पढ़े आपको हिंदी साहित्य की ABCD कभी नहीं आ सकती है। डॉक्टर नगेंद्र की संपादित किताब है, इसका नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर नगेंद्र जी ने लिखा है कि रामचरितमानस के बाद साकेत को राम काव्य का दूसरा स्तंभ माना जाना चाहिए। और सच में राम काव्य के बाद जो सबसे बड़ा महाकाव्य रचा गया वो है साकेत। और ये रचा किसने? मैथिलीशरण गुप्त जी ने। अच्छा, ये आप जान लीजिए रचना बड़ी थी, तो इसका लेखन शुरू हुआ कब? 1914 में। 1914 में मैथिलीशरण गुप्त जी ने इसे लिखना शुरू किया और 17 से 18 वर्ष लग गए। और इसका प्रकाशन कब हुआ? 1931 में। तो 17 से 18 वर्षों में रचना लिखी गई थी। ये ऐसा नहीं कि आज शुरू किया और परसों ख़त्म। जी नहीं, एक लंबा कार्यकाल, एक लंबा समय लगा इसे लिखने में। तो साकेत के प्रकाशन के बाद इसकी एक प्रति, मतलब इसकी एक कॉपी गुप्त जी ने सबसे पहले किसको भेजी? सबसे पहले भेजी महात्मा गांधी जी को। और महात्मा गांधी जी उस समय कहाँ थे? उस समय महात्मा गांधी जी थे यरवदा जेल में। यरवदा जेल जो है वहाँ महात्मा गांधी जी थे। और सबसे पहली कॉपी गुप्त जी ने साकेत की महात्मा गांधी जी को भेजी। साकेत जो शब्द है ये मूलतः पाली भाषा का शब्द है और इसका अर्थ होता है अयोध्या। क्या अर्थ होता है इसका? अयोध्या। साकेत नगरी कहते हैं ना, तो साकेत यानी अयोध्या। साकेत में 12 सर्ग हैं और इसका जो 9वां सर्ग है जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन किया गया है वो सर्वाधिक मार्मिक स्थल है। साकेत की शुरुआत कहाँ से होती है? सरस्वती वंदना से होती है इसके प्रथम सर्ग में, और फिर धीरे धीरे इसके 12वें सर्ग में ये सारी बातें होती चली जाती हैं। और 9वां सर्ग आप जानते हैं इसका अत्यंत प्रसिद्ध है ही। तो इस तरह से मैंने गुप्त जी की रचना साकेत के बारे में काफ़ी बातें कर ली हैं और ये 35 मिनट की क्लास होने वाली है।
तो मैं इस क्लास को यहाँ पर समाप्त करना चाहता हूँ, मैं समाप्त करता हूँ। और मैथिली शरण गुप्त की ये पहला पार्ट है, पार्ट 1। आपको इसका पार्ट 2 और इसका पार्ट 3 बहुत जल्द मिलेगा। आप इस पार्ट 1 को पढ़ें, लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इस अंदाज में आपको बताया है कि आप इसे अगर बार बार सुनेंगे 4, 6, 10 बार, तो ये बहुत आसानी से आपको सब हृदयंगम हो जाएगा, कंठस्थ हो जाएगा और आपकी स्मृति में बहुत लंबे समय तक बना रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी तमाम वीडियोज़ में हमारी आपसे मुलाकात होती रही है और आगे भी होती रहेगी। नमस्कार।